नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह 9 बजे बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर रहने वाली है आपकी नजरें। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर डिप्लोमेसी तल्खी बढ़ गई है। भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर करारा जवाब दिया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा बैरिकेड्स हटाने के 3 दिन बाद नई दिल्ली में सख्त एक्शन हुआ है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से सभी अवैध अतिक्रमण और सुरक्षा घेरे हटा दिए गए और साथ ही उन अवैध ढांचों को हटा दिया गया जो पाकिस्तानी दूतावास के वीजा अनुभाग के पास अवैध तरीके से बने हुए थे। इस कार्रवाई को भारत का टिट फॉर टैट एक्शन माना जा रहा है। ये पूरी कार्रवाई पाकिस्तान की उस हरकत के ठीक 3 दिन बाद हुई जब उसने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा ढांचे को मनमाने ढंग से हटा दिया था। और डिप्लोमेटिक सूत्रों के मुताबिक ये एक सोची समझी और बहुत ही संतुलित जवाबी कार्रवाई है। नई दिल्ली का ये कदम ये बता रहा है कि पाकिस्तान के किसी भी उकसावे का जवाब तुरंत देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर की कार्रवाई से हटा दिया गया। इस समय मेरे ठीक पीछे पाकिस्तान हाई कमीशन है और उसने अपने हाई कमीशन के बाहर एक एक्सटेंशन विंग बनाया गया था जहां पे विजिटर्स को बैठाया जाता था। दरअसल पाकिस्तान हाई कमीशन की जो सीमा है, जो दीवार है, वो केवल यहीं तक है, लेकिन इसके बाहर ये कंस्ट्रक्शन किया गया था। फुटपाथ पे एक शेड बनाया हुआ था जहां पर शेल्फ बनाई गई थी। जो भी पाकिस्तान वीजा के लिए लोग आते थे उन्हें सबसे पहले यहाँ बुलाया जाता था, यहाँ बैठाया जाता था। यहाँ पे देखिए 2 विंडो आपको नजर आ रही है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है पाकिस्तानी पासपोर्ट ओनली। जो पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर यहाँ पे आते थे, इस विंडो के माध्यम से अंदर से लोग उनसे बात करते थे। लेकिन जो ये एरिया है, ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन करके बनाया गया था, इस पे अतिक्रमण किया हुआ था। और जब 3 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर से सिक्योरिटी हटाई गई तो एक टिट फॉर टैट रिएक्शन के तहत पहले तो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा की जो बैरिकेडिंग थी उसे हटा दिया गया, सुरक्षा का घेरा बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और उसके बाद जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर किया गया था उसे भी हटाया गया। देखिए यहाँ पे जो छोटी छोटी बैरिकेडिंग बनाई गई थी पाकिस्तान हाई कमीशन के माध्यम से, उसे भी तोड़ दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे ना तो पाकिस्तान हाई कमीशन के गार्ड नजर आ रहे हैं, ना ही सुरक्षा में खड़े भारतीय एजेंसी के जवान यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले 1 साल पहले जब पहलगाम का कायराना हमला पाकिस्तान ने किया था, उसी समय भारतीय जवानों को सुरक्षा के घेरे से हटा दिया गया था, लेकिन बैरिकेडिंग फिर भी मौजूद थी। लेकिन जब 3 दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में ये हरकत की कि इंडियन एम्बेसी के बाहर से, इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी हटाई, तो उसका एक रिएक्शन अब राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आज सुबह की बड़ी खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने श्रीनगर में यह बयान दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान काफी तिलमिला गया है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत को तलब करके सर्जियो गौर के बयान का विरोध किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई जिसमें बाकायदा इसकी जानकारी दी गई। सर्जियो गौर कल श्रीनगर में थे और आज लेह लद्दाख के दौरे पर जा रहे हैं। कल श्रीनगर की डल झील की सैर करने के बाद गौर ने यह बयान दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। अमेरिकी राजदूत का बयान, चिढ़ गया पाकिस्तान। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India. श्रीनगर से पाकिस्तान और चीन को क्लियर मैसेज। We believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. श्रीनगर में डल झील की ठंडी हवा खाने के बाद अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस्लामाबाद का टेम्परेचर बढ़ा दिया।
श्रीनगर में दिए गए बयान की तपिश इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक महसूस की गई और झुंझुलाए पाकिस्तान ने जरा भी सब्र न दिखाते हुए इस्लामाबाद में अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स यानी कार्यवाहक राजदूत को तलब करके सर्जियो गोर के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए उसका विरोध किया। पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक को समन करने पर एक लंबा चौड़ा बयान भी जारी किया और जम्मू कश्मीर को लेकर उल जलूल बयानबाजी की। पाकिस्तान की इस तिलमिलाहट का मतलब क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले सर्जियो गोर का वो पूरा बयान सुनिए जिस पर आसिम मुनीर के हाथों कठपुतली बनी बैठी शहबाज सरकार को इतनी मिर्ची लग गई। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, but a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद श्रीनगर का दौरा करने वाले सर्जियो गोर दूसरे अमेरिकी राजदूत हैं। सर्जियो गोर और सीएम अब्दुल्ला की मुलाकात के दौरान ट्रैवल एडवाइजरी का मुद्दा उठा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत को लेकर लेवल 2 एडवाइजरी जारी की है, लेकिन जम्मू कश्मीर और मणिपुर के कुछ इलाकों के लिए लेवल 4 की एडवाइजरी जारी हुई है। The last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कोई अमेरिकी एम्बेसडर कश्मीर के दौरे पर है, इसलिए भी पाकिस्तान बेचैन है। खासकर कश्मीर में टूरिज्म और ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर सर्जियो के बयान ने जो है इस्लामाबाद को परेशान कर दिया है, वहीं कश्मीर के लोगों को इससे टूरिज्म के फलने फूलने की उम्मीद बढ़ गई है। We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. There are obviously certain legacy issues that over time we will be working to resolve, but we look forward to taking this conversation further. But we are very hopeful and optimistic that the engagement between the United States of America and Jammu and Kashmir will both widen and deepen in the years ahead. उमर अब्दुल्ला रिश्ते मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की आंखों की नींद गायब है, क्योंकि सर्जियो गोर उन्हीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास सलाहकारों में से एक हैं, जिनसे व्हाइट हाउस में मुलाकात करने के बाद शहबाज शरीफ खुद को पाकिस्तान का मुस्तकबिल घोषित कर चुके थे। ऐसे में उनके पैरों के नीचे से ट्रंप इस तरह से जमीन खींच लेंगे, इसका यकीन पाकिस्तान को नहीं हो रहा। वहीं भारत का रुख साफ है। सर्जियो गोर के साथ मीटिंग से पहले उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि गोर मेहमान हैं, इसलिए उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्तों का मामला हो या कश्मीर का मामला, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। मेरी तो किसी भी अमेरिकन एम्बेसडर से बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। हमारे प्रॉब्लम्स का उनसे कोई खास लेना देना है नहीं, ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के किसी एम्बेसडर से कहूँ। हमारे मसलों का हल जो है वो वॉशिंगटन ने नहीं करना है, हमारे मसलों का हल हमारे मरकज़ी हुकूमत ने करना है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत गलत बात होगी अगर मैं अपने मुल्क के बारे में शिकायत करूं और वो किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को करूं। वो मेरी आदत नहीं है। बात तो मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और हमारे हालात के हवाले से ज़रूर करूंगा, ना शिकायत करूंगा, ना उन शिकवों का कोई हल उनसे जो है मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा। उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को तो मैसेज दिया ही है, भारत के उन सियासतदानों को भी संदेश दिया है जो देश के आंतरिक मामलों में विदेशी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। वंदे मातरम गीत को लेकर कांग्रेस के एक फैसले से विवाद और बढ़ गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वंदे मातरम को लेकर
1937 के प्रस्ताव को ही मानेंगे। यानी कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरू के 2 पैराग्राफ ही गाए जाएंगे। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस समेत शीर्ष नेताओं ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी और वो मौजूदा सरकार द्वारा जारी नियम को नहीं मानेंगे। अब कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने मंगलवार को ये कहा कि अगर केंद्र सरकार हमें सलाखों के पीछे भी भेज दे या हमें फांसी पर लटका दे, तब भी हम वंदे मातरम के महज 2 ही पद गाएंगे। कांग्रेस ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रगीत गाने से रोकने का इशारा किया था। और इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि उन्होंने उतना ही गाया जितने आज तक चलता आ रहा है। 1896 से लेकर आज तक तो कांग्रेस हर कार्यक्रम में, कांग्रेस का कार्यक्रम शुरू होता है वंदे मातरम से, खत्म होता है जनगण मन से। ये लोग कौन सा कांग्रेसियों को सिखाता है? भले ही वो कानून लाया, वो बात अलग है, क्योंकि 400 पार करके बोला संविधान बदलने का नहीं हो पाया। अभी एक कानून, ये कानून के तहत हमको पाबंदी लगाने का कोशिश करता है। हम सरकारी कानून को, हम देश का कानून को मानते हैं, मगर हमारा कांग्रेस का कार्यक्रम में हम सिर्फ 2 ही स्टैंजा गाते हैं। 2 ही गाते रहेंगे, 2 ही गाते रहेंगे। हमको जेल भेजे, कहीं भी भेजे, हम ये जो देशद्रोही लोग हैं उससे हम देशभक्ति सीखने का तैयार नहीं है। हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। जो हमारा पूर्वजों ने हमको दिया है उसको आगे ले जाएंगे। तो सर क्या सरकारी जो कार्यक्रम होंगे, क्योंकि सरकार का राजकीय, वहां पर भी 2 ही स्टैंजा गाए जाएंगे कांग्रेस रूल स्टेट्स में? नहीं, जो सरकारी कार्यक्रम है वो कानून हम पालन करेंगे, वो तो सरकार के ऊपर छोड़ते हैं। मगर कांग्रेस, जहाँ तक कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं सिर्फ 2 ही स्टैंजा गाता हूँ हमारा कांग्रेस का कार्यक्रम में। सरकारी कार्यक्रम में वो सरकार जो करे वो बात अलग। अब कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में वंदे मातरम के 2 स्टैंजा गाए जाने के इस फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। नितिन नवीन ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की नई मुस्लिम लीग बन गई है। ये केवल एक राजनीतिक बचाव नहीं है, बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। भारत माता की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है। नितिन नवीन ने बाकायदा एक ट्वीट करके कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। जब कुछ दिन पूर्व कांग्रेस की तरफ से वंदे मातरम का अपमान किया गया था, उसके बारे में नितिन नवीन ने ये ट्वीट किया है। कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है और उसकी कार्यसमिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। जब कुछ दिन पूर्व बड़ी अपमान एक व्यक्ति के आचरण से उजागर हुआ, तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर कह दिया, लेकिन अब कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि वो सिर्फ इसके 2 छंद ही गा चुकेगी। कांग्रेस इस तरीके के अपमान को अपनी नीति बना चुका है। भारत माता की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है जिन्होंने इसी गीत को अपनी चेतना में रखकर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। ये केवल एक राजनीतिक बचाव नहीं, बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। अब कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग पार्टी बन गई है। नितिन नवीन ने यह भी कहा, त्योहार आते ही देश भर में मिलावटखोर माफिया एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में मिलावटखोरों के खिलाफ अलग अलग राज्यों में एक्शन जारी है। महाराष्ट्र से यूपी तक छापेमारी चल रही है। एफडीए के इस एक्शन से मिलावटखोर माफियाओं में हड़कंप मचा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। गुजरात के पाटन और भावनगर में भी मिलावटखोरों के लिए बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। पाटन में मिलावटी तेल बरामद हुआ, वहीं भावनगर में मिलावटी शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर कैंपेन शुरू हो गया। बुधवार को एफडीए ने 102 जगहों पर रेड की। वहीं संभल में ग्राम प्रधान के घर से 4500 किलो रसगुल्ले मिले हैं। सीएम फडणवीस का ऐलान, सेहत से समझौता नहीं।
मिलावटखोरों पर बड़ा प्रहार, शहर शहर रेड। एक्शन में तुकाराम मुंडे, मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र में अब मिलावटखोरों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक्शन हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि फूड एडल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार से जो हमारे फूड के मानक है, इनको जब कोई ब्रीच करता है तो उसके कारण लोगों की जान को खतरा होता है, लोगों की हेल्थ को खतरा होता है। इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता थी और वो एक्शन हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार की एक्शन हो रही है और ये एक्शन कंटिन्यू रहेगी। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की अगुवाई में पूरे प्रदेश में मिलावटखोर माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है। तुकाराम ने राज्य की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में एक क्रांति की शुरुआत कर दी है। लोगों की सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में मिलावटखोरों और गंदे तरीके से खाना बनाने वाले होटलों और फूड प्रोडक्ट कंपनियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम का कहना है कि नियम सभी पर लागू हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई गलत काम करता है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, और गलत राह पे अगर जो कोई चल रहा है उसको टाइम पे वहाँ पे रोका नहीं गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैं उसी तरह से देखता हूँ, जो लॉज है, रूल्स है, उसी तरह से देखता हूँ। ये सेक्टर बहुत ज़्यादा काफ़ी उसमें इम्पोर्टेंट है, हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं दोनों तरफ काम कर रहा हूँ। एक तरह से एफबीओ जो है उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी तरफ जो जनता है, सिटीजन्स है, उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आकड़ू काम करता तो मैं ये काम नहीं करता, मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहा हूँ। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के ताबड़तोड़ एक्शन से मिलावटखोर माफियाओं और उन होटल कारोबारियों में हड़कंप मचा है जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। पिछले 3 महीने में पूरे राज्य के अंदर 31 जगहों पर रेड की गई। इस दौरान 165 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिए गए, जबकि 750 से ज्यादा खाद्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया। आप उसको जहरीला नहीं बोल सकते, उनको क्यों लग रहा है ऐसा मुझे पता नहीं है, क्योंकि उनको अगर बिजनेस करना है तो रूल के हिसाब से करना पड़ेगा, और रूल्स अगर है तो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर वो रूल कंप्लाई कर रहे हैं तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेफ फूड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके कुछ अडल्चरेशन हुआ है या सब स्टैंडर्ड है या हाइजीनिक प्रैक्टिसेस है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ठीक है कि नहीं है, जो उन्होंने लाइसेंस की कंडीशन में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इस सब पूरे तरीके से उसको चेक किया जाता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। पूरे महाराष्ट्र में एफडीए का एक्शन तब शुरू हुआ जब तुकाराम मुंडे ने एफडीआई कमिश्नर का चार्ज संभाला। चार्ज संभालने के बाद दोस्त के साथ वो एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। वहां खाने में नकली पनीर परोसा गया। तुकाराम ने खुद नकली पनीर चेक किया। रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मौके पर ही रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर दिया। कमिश्नर तुकाराम ऑन द स्पॉट एक्शन के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि एफडीए कमिश्नर बनने के बाद कई लोगों की आंखों में वो चुभ रहे हैं, लेकिन तुकाराम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई डेयरिंग करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हर एक को पता है कि सामने वाला आदमी काम कर रहा है, जबकि 20 साल मेरी सर्विस हो चुके हैं, तो 20 साल में आदमी कैसा है ये तो सबको पता होता है। पब्लिक सर्वेंट है तो सामने वाली पब्लिक भी जिस हिसाब से आदमी का नेचर है उसको पहचान जाती है। उनको पता है कि एब्सोल्यूट नॉन करप्ट है, तो ये बारे में बात करना भी बेवकूफ़ी बात होगी। तो कोई डेयरिंग भी नहीं करेगा, किया भी नहीं है और किसी ने करना भी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में खाद्य विभाग का एक्शन हुआ तो देश के दूसरे राज्यों में भी मिलावटखोरों के खिलाफ एफडीए का ऑपरेशन शुरू हो गया है। बुधवार को गुजरात के पाटन में पुलिस और एफडीए ने सिद्धपुर जीआईडीसी में गामी एग्रो इंडस्ट्रीज में रेड की। रेड के दौरान फैक्ट्री के अंदर 2 टैंकों में 13,800 किलोग्राम तेल और तेल के 40 टन मिले। अफसरों को फैक्ट्री में रखा स्टॉक मिलावटी लगा तो आगे की जांच शुरू की गई, जिसके बाद फैक्ट्री में 3 अलग-अलग ब्रांड श्रीगंगा, गामी और गोवर्धन तेल के सैंपल इकट्ठा किए गए। इन सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट के आधार पर आगे का एक्शन होगा। वहीं गुजरात के भावनगर में मिलावटी शराब पीने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग
गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद एफएसएल की टीम मौके से सबूत जुटा रही है। बताया जा रहा है कि शराब की खेप एमपी के उज्जैन से लाई गई थी। शराब तस्कर गौतम सोलंकी 230 बोतल शराब लेकर आया था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब में मिलावट की, जिससे पीने के बाद ये हादसा हुआ। गौतम सोलंकी करके है वो, ये जो माल है ये उसने अलग अलग लोगों को दिया है शहर में और शहर के आजू बाजू, और उसके आधार पे जो है हमने कार्रवाई की है। अमुक बूटलेगर्स को जो है हमने ट्रेस करके उनकी पूछपरछ हाल चालू है। राजस्थान में भी मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पूरे राजस्थान में एफडीए ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार कैंपेन शुरू किया है। बुधवार को एफडीए ने जयपुर में 102 दुकानोをपर रेड की। रेड के दौरान 142 नमूने लिए गए। शुरुआती जांच में खाने पीने की चीजें बासी और मिलावटी मिली, जिसके बाद 893 किलो से ज्यादा खाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई। वहीं मानक तोड़ने पर 9 कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही जयपुर के बगराना में बिना लाइसेंस चल रहे मिठाई कारखाने पर भी रेड की गई। यहां 300 किलो नकली सोन पापड़ी जब्त करके नष्ट करवाई गई और मशीनें सील कर दी गईं। यूपी में भी मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन जारी है। संभल में ग्राम प्रधान के यहाँ 4500 किलो तैयार रसगुल्ले मिले, जिसके बाद एफडीए के अफसरों ने सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। वहीं एक साथ इतनी भारी मात्रा में रसगुल्ले मिलने से खाद्य सुरक्षा विभाग सख्ते में आ गया है। एफडीए के मुताबिक इतने रसगुल्ले बनाने के लिए 20,000 लीटर दूध चाहिए। एफडीए अब ये पता लगाने में जुटा है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में दूध कहां से आया। 4,500 केजी रसगुल्ले तैयार मिले हैं, जो 15 किलो के टिन में रखे हुए हैं। एक और यहाँ बगल में, इनके घर के बगल में भी एक निर्माण हो रहा है, एक फैक्ट्री यूनिट लगी हुई है। यहाँ भी जाके देखा गया, यहाँ भी काफ़ी रसगुल्ला है। एक और दूसरी जगह गया, मतलब यहाँ 3 जगह स्पॉट चेक किया गया है। जो सबसे ज़्यादा यहीं मिला है इनके यहाँ। तो WDO फूड से बात हुई है, जो पदाधिकारी अधिकारी हैं खाद्य विभाग के, उनके द्वारा बताया गया कि ये कल एक स्पेशल मैसेंजर से इनके सभी सैंपल्स की जांच के लिए डीएम साहब के सिग्नेचर से मेरठ टीम भेजी जाएगी, जो वहाँ से सैंपलिंग की रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। और रिपोर्ट आने के बाद अगर वो सही रहा रिपोर्ट तो इनको छोड़ा जाएगा, और अगर रिपोर्ट कोई एडवर्स आती है जो फिट फॉर हेल्थ नहीं है अगर इनके खाद्य की, तो फिर नष्ट कराने की कार्रवाई की जाएगी। कल त्योहारों का मौसम आते ही मिलावटखोरों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं एफडीए शहर शहर छापेमारी करके इन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। और अब खबर देश भर में जारी मॉनसून के कहर की, जहां पर कई ऐसे राज्य जहां पर लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ जैसे हालात बन गए, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है। निचले इलाके पानी में डूब गए और लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया। तो वहीं मौसम विभाग ने आज 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज 21 राज्यों में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, नदियां उफान पर हैं और घरों से लेकर सड़कों तक पानी पानी है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह मॉनसून मुसीबत बना हुआ है। भयंकर सैलाब की ये तस्वीरें दक्षिण कश्मीर के पहलगाम की हैं, जहां बटकूट जंगल और कैचमेंट इलाके में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और लिद्दर नदी में तेज बहाव की वजह से मलबा सड़कों तक आ गया। तेज बारिश के बीच नाले ओवरफ्लो हो गए, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। गांदरबल में भी भारी बारिश से त्राहिमाम मचा है। यहाँ वांगथ इलाके में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सड़कों पर पानी के साथ मलबा आ गया।
हालांकि अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं रियासी में लगातार हो रही बारिश से पानी का बहाव बढ़ गया, जिसे देखते हुए सलाल बांध के गेट खोल दिए गए हैं और लोगों को आसपास न जाने का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड में भी मानसून का तांडव जारी है। यहाँ पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई हुई है। तेज बारिश और लैंडस्लाइड के चलते कुलागाड़ के पास बना वैली ब्रिज मलबे की चपेट में आकर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। पुल के टूटने से चीन सीमा को जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग बाधित हो गया। साथ ही आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भी आवाजाही प्रभावित हुई है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि दारमा और व्यास घाटी का संपर्क धारचूला और जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है और नाले में पानी का तेज बहाव होने की वजह से वैकल्पिक रास्ता तैयार करना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि प्रशासन और तमाम एजेंसियां क्षतिग्रस्त रास्ते को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश में जुटी हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन की हैं, जहां नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ का हिस्सा दरक गया और हाईवे की एक लेन मलबा आने से बंद हो गई। गनीमत ये रही कि जिस समय पहाड़ी दरकी उस समय हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं गुजरी, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। फिलहाल प्रशासन और 4 लेन की टीमें नेशनल हाईवे को बहाल करने में जुटी हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। जगह जगह भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं आईएमडी ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों के अलावा मैदानी राज्यों में भी बाढ़ बारिश ने परेशान किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीते 3 दिनों से बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है और आवाजाही में दिक्कत हो रही है। वहीं अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एहतियात के तौर पर अधिकारी निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ में भी बुरे हालात हैं। घरों से लेकर खेत खलिहान सब डूबे पड़े हैं। यहाँ केलेखई नदी में बाढ़ आने से पश्चिम मेदिनीपुर के बड़े इलाके जलमग्न हो गए हैं और प्रशासन लगातार रेस्क्यू में जुटा है। प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली ये तस्वीर चंडीगढ़ की है, जहां भारी बारिश के बीच सेक्टर 28 और 26 के बीच की सड़क धंस गई। सड़क पर कई फीट का गड्ढा हो गया। हालांकि राहत बस ये रही कि इस गड्ढे में कोई नहीं गिरा। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं और परेशानी की बात यह है कि आज भी आईएमडी ने यूपी, बिहार समेत 21 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब हो रखे हैं। खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से है, जहां के शादरा शरीफ भंगई रोड पर लैंडस्लाइड की वजह से स्कूली बच्चे दूसरी तरफ फंस गए। पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा आने की वजह से सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो गई। स्कूल बस सड़क की दूसरी तरफ ही रुक गई इस वजह से, और जिसके बाद बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो मौके पर पहुंचे, कंधे पर उठाया बच्चों को और वहां से निकाल लिया। सड़क को खोलने के लिए प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। और अब खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां पर एक पुलिस वाले को 2 लोगों का झगड़ा सुलझाना बहुत महंगा पड़ गया। दरअसल एक पक्ष के 25-30 लोगों ने सिपाही को घेर लिया और फिर दौड़ा कर उसे पीटने लगे। हालांकि पुलिस ने सिपाही को पीटने वालों पर तुरंत एक्शन लिया है और गिरफ्तार करके उनकी उसी मोहल्ले में परेड निकाल दी। जहां उन्होंने सिपाही के साथ मारपीट की थी, उसी मोहल्ले में उनकी परेड निकाली गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 गुंडों की इस टोली को गौर से देख लीजिए। इन पर एक पुलिस वाले को सरेआम पीटने का आरोप है। बुधवार को पुलिस ने इन आरोपियों की परेड कराई।
इनकी ये परेड उसी मोहल्ले में कराई गई जहां इन लोगों ने 18 तारीख को गुंडागर्दी की थी। एक पुलिस वाले को सरेआम पीटा था, उसे दौड़ा दौड़ा कर इतना मारा था कि उसके मुंह और नाक से खून निकल आया था। ये मंगलवार की उसी घटना की तस्वीर है जहां इन गुंडों ने सरेआम सादी वर्दी में एक पुलिस वाले की पिटाई की थी। मोबाइल में कैद इस तस्वीर में आप ब्लैक टी शर्ट और जीन्स में पुलिस वाले को देख सकते हैं जिसे घिरे गुंडों की टोली पीट रही है। कोई थप्पड़ चढ़ रहा है तो कोई लात मार रहा है, कुछ लोग उसे कॉलर पकड़कर खींच रहे हैं। सिपाही खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन भीड़ के आगे वो बेबस है। घटना यूपी के कन्नौज जिले की है। मंगलवार शाम को तिरवा कन्नौज रोड स्थित बाबा साइकिल स्टोर पर दुकानदार और दुर्गानगर निवासी ग्राहक पप्पू के बीच विवाद हो गया। तभी सादी वर्दी में वहां से गुजर रहे सिपाही हर्ष ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की तो ग्राहक पप्पू ने फोन कर अपने दोस्तों को बुला लिया और थोड़ी ही देर में 25 से 30 लोगों की भीड़ वहां आ गई और सब मिलकर सिपाही हर्ष पर टूट पड़े। सिपाही हर्ष ने अपना परिचय भी दिया लेकिन भीड़ कुछ सुनने को तैयार नहीं हुई। लोगों ने पहले दुकान के अंदर सिपाही की पिटाई की और जब जान बचाने के लिए सिपाही बाहर भागा तो ये लोग करीब 100 मीटर तक दौड़ा दौड़ा कर उसकी पिटाई करते रहे। पूरी घटना इलाके में लगे अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वो तो भला हो, सूचना मिलते ही लोकल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सिपाही हर्ष को भीड़ से बचाकर अस्पताल भेजा। कस्बा इंचार्ज ज्ञानेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने 13 नामजद और 7 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर एक नाबालिग समेत 13 आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को कन्नौज के ठठिया रोड चौराहे से पैदल जुलूस निकाला और मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया। बड़ी खबर तेलंगाना से है जहां मेड्चल मलकाजगिरी जिले में एक टिफिन सेंटर में एलपीजी सिलेंडर लीक होने से अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे टिफिन सेंटर को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि वहां मौजूद सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। राजस्थान के डीग जिले में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ऑपरेशन काउंटडाउन चलाकर 48 घंटे में 45 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। अलग अलग थानों से गिरफ्तार इस साइबर ठगों के पास से 26 मोबाइल, 49 फर्जी सिम कार्ड और 2 बाइक्स बरामद की गई हैं। जुराना पुलिस थाना क्षेत्र से सबसे ज्यादा 20 आरोपियों को दबोचा गया है। ये साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सस्ते दामों में सामान बेचने का झांसा देते थे और सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूलते थे। दिल्ली के रोहिणी में फर्जी सीबीआई बनकर रेड डालने पहुंची टीम का प्लान फेल साबित हुआ। सीबीआई के लोगों लगे कपड़े और फर्जी आई कार्ड दिखाकर भी व्यापारी की पत्नी ने घर का गेट नहीं खोला। फर्जी टीम ने लाख दलीलें दी लेकिन घर में मौजूद महिला ने उचित पहचान और सर्च वारंट दिखाने की मांग की। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक सीबीआई की नकली टीम घर के बाहर खड़ी रही लेकिन उनकी घर में घुसने की कोशिश नाकाम हुई। व्यापारी के घर के बाहर के हालात को देखते हुए पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए, सर्च वारंट दिखाने की मांग करने लगे। थोड़ी देर बाद सर्च वारंट लाने के नाम पर नकली सीबीआई टीम के लोग मौके से फरार हो गए, जिसके बाद व्यापारी के परिवार की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। खबर भोपाल से जहां छात्राओं ने 10 किलोमीटर का मार्च किया और डीएम से हॉस्टल की समस्याओं को ठीक करने की मांग की। भोपाल में कमला नेहरू गर्ल्स हॉस्टल और सरकारी सीनियर बालक हॉस्टल के छात्रों ने यह मार्च निकाला है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने छात्रों के इस मार्च को कोऑर्डिनेट किया। छात्राओं की मांग थी कि हॉस्टल में कोई पुरुष कर्मचारी ना हो, मौजूदा वार्डन को तुरंत हटाया जाए, उनके खाने की क्वालिटी को ठीक किया जाए। डीएम ने स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाया है कि 15 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बेहतर शिक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। बेहतर सुविधा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। हाथों में बैनर, जुबान पर नारे। हम अपना अधिकार
किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित कमला नेहरू गर्ल्स हॉस्टल और शासकीय सीनियर बालक छात्रावास के छात्रों को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मार्च निकाला। 10 किलोमीटर पैदल चलकर छात्र भोपाल कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की शिकायत थी कि वो कई दिनों से अपनी मांगों के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा। छात्रों की मांग है कि गर्ल्स हॉस्टल से सभी पुरुष कर्मचारियों को तुरंत हटाया जाए, उनकी जगह महिला कर्मचारियों की तैनाती हो और वार्डन को तत्काल पद से हटाया जाए। पीने का साफ पानी मिले और वाटर कूलर की नियमित सफाई की व्यवस्था की जाए। खाने पीने की क्वालिटी ठीक की जाए। हॉस्टल का बजट बढ़ाया जाए। वहां लाइब्रेरी, डिजिटल सुविधाएं, कोचिंग व्यवस्था और खेल का सामान उपलब्ध करवाया जाए। बिल्डिंग के रखरखाव पर ध्यान दिया जाए और हॉस्टल्स में नियमित हेल्थ कैंप आयोजित किए जाएं। जितनी मांगे इन्होंने रखी हैं उसमें कुछ मांगे तो जाए ही है। जैसे पानी की जो सैंपल लाए हैं और खाना भी बोल रहे हैं घटिया है जो है, और वार्डन का व्यवहार अच्छा नहीं है। उसकी जांच के लिए हमने सीओ अनुसूचित जाति जनजाति वाले को अधिकृत किया है और जांच की जाएगी। जांच में मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है। वास्तव में जो कह रहे हैं वही ठीक है या 1 पर 2 या वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो जांच में सारी चीजें स्पष्ट है। भोपाल जिला प्रशासन ने भरोसा दिया है कि 15 दिन के अंदर छात्रों की सभी जायज मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। इससे पहले बुधवार को भोपाल में नर्सिंग के स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया था और सीएम के आवास का घेराव करने की भी कोशिश की। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि नर्सिंग की ट्रेनिंग, अनियमितताओं और कानूनी प्रोसेस की वजह से उनका भविष्य 6 साल से लटका हुआ है। समय पर परीक्षा नहीं हो रही, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर तक जारी नहीं हो रहे हैं, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई, नौकरी और करियर पर सीधा असर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली के राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी में मिड डे मील खाने से करीब 40 बच्चों के बीमार होने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया। मंगलवार को स्कूल में लंच के दौरान बच्चों को खीर परोसी गई थी, जिसे खाने के कुछ समय बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। स्कूल में मौजूद 43 बच्चों में से करीब 38 से 40 बच्चे इस फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। बताया जा रहा है कि बच्चों को घर पहुंचते ही उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसी शिकायतें होने लगी। कुछ बच्चे स्कूल के बाहर बेहोश होकर भी गिर गए। घटना के बाद बीमार बच्चों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतली कोहल में भर्ती कराया गया है, जहां बुधवार तक स्वास्थ्य में सुधार होने पर 20 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गंभीर हालत को देखते हुए 5 से 7 बच्चों को कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी बच्चों का इलाज डॉक्टर्स की निगरानी जारी। उसमें इसका लगभग 40-42 बच्चे हैं। उसमें मेरा भी एक लड़का है जो 4th क्लास में पढ़ता है, तो उसको भी शिकायत हुई कि जैसे स्कूल से निकले घर में पहुंचे नहीं, रास्ते में ही लुढ़क गया था और उसको उल्टी आना स्टार्ट हो गई और 10 मिनट साथ में चल पड़े। और उसके बाद मेरी वाइफ को पता चला कि वो वाइफ को आवाज मारी रास्ते से कि भाई जोर जोर से चिकने लगा बच्चा। तो मम्मी उसके पास पहुंच गई, तो जैसे देखा तो उल्टी मार रहा था। और ये उल्टी ऐसे नहीं थी, सिंपल नहीं थी, येलो कलर की उल्टी आ रही थी। और जो स्कूल से बच्चे ने यही बताया कि हमने खीर खाई और खीर की वजह से फूड पॉइजन हो गया, ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। और जो उसके बच्चों को हॉस्पिटल लेके आए। ठीक है जी, हॉस्पिटल में आके देखा तो यहाँ पर सारे पूरे स्कूल के बच्चे यहाँ पर आ चुके थे, सारे एडमिट थे यहाँ पर। मैं इसके साथ एक बात ये कहूँगा कि तुरंत बिना देरी किए इस घटना की मैजिस्ट्रेटियल जांच होनी चाहिए, ताकि कारण जो भी रहे हों किसी पर दोषारोपण नहीं करना, लेकिन वास्तविकता मालूम हो कि हुआ किस कारण से। और यदि ये स्थिति ज्यादा बिगड़ती तो लगभग 4-5 गांव में सन्नाटा छा जाता, कितने घर खाली हो जाते। इसलिए इसकी मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी आज ही तुरंत सरकार को घोषित करनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये कि स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति विभाग और फूड डिपार्टमेंट को अपनी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। अरवल जिले के 75 स्कूलों में मिड डे मील की सोयाबीन की सब्जी में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया है। गनीमत रही कि वक्त रहते सब्जी में कीड़े होने की जानकारी मिल गई। बताया जा रहा है कि एक एनजीओ द्वारा सप्लाई सोयाबीन की सब्जी में छोटे छोटे सफेद कीड़े पाए गए।
खाना परोसने से ठीक पहले कीड़े दिखाई देने पर प्रधानाध्यापकों ने तुरंत बच्चों को भोजन परोसने से रोक दिया। सब्जी में कीड़े मिलने की सूचना पर शिक्षा विभाग और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सब्जी में कीड़े मिलने पर शिक्षा विभाग और मिड डे मील के अफसरों ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही दोषी एनजीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए गए। ग्वालियर की बदहाल सड़कों पर हाईकोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता की सच्चाई जानने के लिए अब सैंपल टेस्टिंग हो रही है। कोर्ट ने साफ कहा कि सड़क की गुणवत्ता जांचने और जिम्मेदारी तय करने का सैंपलिंग ही एकमात्र रास्ता है। हाईकोर्ट के आदेश पर वकीलों के कमीशन और तकनीकी टीम ने ग्वालियर की सड़कों से सैंपलिंग शुरू कर दी है। गुड़ीगुड़ा के नाका पर सड़क के सैंपल लिए गए हैं। मौके पर ही सैंपल की सीलिंग की गई है। आदेश के मुताबिक एक सड़क से 4 सैंपल लिए जाएंगे। इनमें से सैंपल पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण सेवा की लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे, जबकि तीसरे सैंपल को किसी और लैब से क्रॉस चेक कराया जा सकता है। सुनवाई के दौरान प्राइवेट लैब पर दबाव बनाने की बात सामने आने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सैंपलिंग के जरिए सड़क निर्माण की गुणवत्ता सामने आएगी और इसके आधार पर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। की कार्रवाई धन्यवाद कहने लायक है। मैं कहता हूं कोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी वकीलों ने, जो भी जनता के आदमी ने जनहित याचिका लगाई हो है, उनको धन्यवाद। आज दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ रहा है कि रोडों की क्या दशा है पूरे ग्वालियर की। इन लोगों का जो भ्रष्टाचार और अत्याचार है वो सामने आ रहा है। खबर यूपी के बरेली से है, जहां आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह गरीब और जरूरतमंद लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड समेत बाकी दस्तावेज हासिल करके उनमें हेरफेर करते थे। इसके बाद फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर अस्पतालों की मिलीभगत से सरकारी योजना का पैसा हड़पते थे। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के पीछे से आबिद, सलमान समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 मोबाइल, 13 फर्जी आयुष्मान कार्ड और 6 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। तो वहीं बाकी लोगों की तलाश जारी। थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा फर्जी तरीके से कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनाने व पैसे ऐसने आयुष्मान योजना के धन को अवैध रूप से प्राप्त कर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के 5 साथी सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके कब्जे से 7 अदद मोबाइल फोन, 13 अदद कूटरचित आयुष्मान कार्ड, 6 अदद कूटरचित आधार कार्ड, 22 कूटरचित छायाप्रति राशन कार्ड व 2700 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इन 5 अभियुक्तों को पर्याप्त सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय की वृत्ता में भेजा जा रहा है। इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार था कि ये फर्जी आधार कार्ड तथा फैमिली आईडी फर्जी कूटरचित, उसमें फर्जी नाम शामिल करके इसको अपलोड करके आयुष्मान कार्ड फर्जी बनाते थे और उसको अस्पताल में यूज करके मरीज जो अपात्र होता था उसका भी इलाज करवाते थे और उसकी एवज में, जैसे इलाज 2 लाख का है तो 50,000 या 45,000 रुपए, 50,000 रुपए उसकी एवज में मांग के और खुद रख लेते थे और उसको ये आश्वासन देते तुम्हारा फ्री में इलाज हो जाएगा। इस तरीके से फर्जीवाड़ा करते थे और सरकार को चूना लगाते थे। कई महीनों से ये कार्य कर रहे हैं ये, और इनसे गहनता से पूछताछ जारी है। इसमें और भी कुछ सदस्य शामिल हैं इन 5 के अलावा भी, जिनके तलाश जारी है और पूरा मोडस ऑपरेंडी और ऊपर से खास तौर से जो अप्रूविंग अथॉरिटी है या इनके ऊपर कौन इस पे काम करता था, ये सब चीजों पे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं।